Hello दोस्तों, welcome back to 360 education classes. Before they start the class, first of all I want to explain that this notes is not made by me. ये नोट्स पर है एवर स्टडी के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये एवर स्टडी का नोट्स है, तो अगर जिन्हें चाहिए वो प्लीज़ एवर स्टडी के वेबसाइट या उनके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत लो प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक सारांश नोट्स हैं, तो मैं उनका एक तरह से प्रमोट कर देना। मेरा इस पर कोई कॉपीराइट नहीं, पर फिर भी अपने यूट्यूब पे मैं इसको रख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा कि ये एक पूरा समरी है जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस में हम लोग लॉ डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड एनालिसिस मेजरमेंट रिलेशनशिप बिटवीन AR/MR। देखिए नेट का जो एग्ज़ाम होता है फॉर JRF स्टूडेंट्स, इसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पढ़े तो होते हैं फ्रॉम क्लास 12 टू MCOM, बट प्रॉब्लम यहाँ पे होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। फिर उसके बाद जब समझ में आता है तो पता चलता है कि ऑप्शन ही कंफ्यूज कर रखा है। पता चला कि वो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो उसके पार्ट है क्वेश्चन का, ऑप्शन उसके नीचे दे रखा है। तो ये सब फ्रेशर स्टूडेंट्स के सामने जनरली ये फेस करते हैं। वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसा कि कहा गया है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। तो चलिए आगे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट है प्राइस स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एवर स्टडी का लोगो है, तो उनके वेबसाइट से भी ले सकते हो, और ये अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उनका दिया होगा नंबर, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उनके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ की टेक अवे, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स फॉर्म मेक रैशनल डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि बिजनेस इकोनॉमी एक पहले तो एक सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते तो इससे क्या हेल्प मिलता है? मिलता है कि फर्म एक रैशनल डिसीजन कैसे लेता है। अब कहोगे रैशनल डिसीजन किसके लिए? फॉर कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, कॉस्ट को समझने के लिए, मार्केट की डिमांड को समझने के लिए। देखिए अपना डिमांड नहीं होता, प्रोडक्ट का डिमांड है। अब वो प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तब उससे पता चलता है कि उसकी डिमांड है भी कि नहीं, अगर है तो कितना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मार्केट कंडीशन। एक तरह से कह सकते ये सब आप एनालिसिस करते हो किस सब्जेक्ट से? थ्रू द बिजनेस इकोनॉमिक्स से। तो इसमें हम लोग पहला स्लाइड है, इसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, रैपिड रिवीजन शीट है ये। तो आइए इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं तो और पिक्चर क्लियर रहे। ये है पहला, कहाँ गया पॉइंट नंबर 1 ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कहाँ गया है? ये है आपका, एक तो ब्लू है, इसको रेड कर देते हैं ताकि आप देखें। हाँ, ये है पॉइंट नंबर 1। तो इसमें क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? तो बहुत सिंपल सा कीवर्ड्स के साथ पॉइंट रखा है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड वांट्स? वांट्स किसका होगा? ह्यूमन का होगा, इंसान का होगा। ठीक है, इनका जो पेट है वो कभी नहीं भर सकता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मतलब स्टूडेंट कि आपका खुद का भी पेट नहीं भरा, आप जितना ही मोमोज खा लो अगले दिन फिर बोलो मोमोज, अगले दिन फिर बोलो मोमोज। तो इंसान का कभी भी वांट्स कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड वांट्स इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। प्लस हमारे सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब होता है यहाँ पर हर रिसोर्सेज का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। जैसा कि एस्टिमेट कहा जा रहा है 2015 तक क्रूड ऑयल का रिसोर्सेज जितना भी हमारे सोसाइटी में मतलब धरती पर है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, कोल का भी लगभग इसी साल में ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या एस्टिमेटेड रिसोर्सेज का लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड वांट्स और प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जब सोसाइटी की स्टडी की जाती है तो इससे पता चलता है स्कार्सिटी हो जाती है। स्कार्सिटी का मतलब हो जाता है मतलब कोई चीज़ की कमी। कब कमी हो गई? तो बहुत सिंपल सा, अगर कोई पूछे कि कमी किसी चीज़ की कब होती है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाए। कौन ग्रेटर देन है? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड का मतलब 100 लोग खरीदने वाले हैं, अब बेचने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, मतलब 10 प्रोडक्ट हैं। तो इससे क्या ऑब्जर्व करो कि सर डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, तो दैट इज इट इज अ स्कार्सिटी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है हम बहुत सोच समझ के उसकी चॉइस करते हैं और उसको एलोकेट करते हैं। एलोकेट का मतलब होता है कि कहाँ पे उसको यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक मीनिंग लिखा है, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज, या यू कैन ऑल्सो यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। या तो आप वर्ड यूज कीजिए स्कार्सिटी रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, किसको सेटिस्फाइड करना है? ह्यूमन के वांट्स को। और जो कि ह्यूमन वांट्स क्या है? लिमिटेड की अनलिमिटेड है। ऑब्वियस बात है, अनलिमिटेड है। वेरी गुड। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अगर कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टडी द हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी use the limited resources or scarcity to produce the goods and services to satisfy the human wants. Okay students, अब इसमें और नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है फेमस डेफिनेशन। ये भी पूछता है कि कौन सा डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए वेल्थ डेफिनेशन लिखा बट एक्चुअली होता है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो इनका एक बुक भी है, उस बुक का नाम ही शायद लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। इसका बहुत लंबा सा नाम है, उसमें से कीवर्ड्स को लिया जाता है आमतौर पे। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। तो ये सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है, आएगा तो जवाब मैचिंग द में कॉलम में आता है। और ये भी पूछता है एडम स्मिथ क्या है, फादर इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ बोलिए, फादर इकोनॉमिक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट लिखा है अल्फ्रेड मार्शल एंड पीगो। इन्होंने किस डेफिनेशन को दिया था? इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दिया था। मतलब इनका ऑब्जर्वेशन था एडम स्मिथ का कि जिस कंट्री के पास वेल्थ, संपत्ति, धन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कंट्री बेटर मानी जाएगी इकोनॉमिकली बेस पर। जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा नहीं कहा, ना ही पीगो ने बोला। उन्होंने बोला वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसको कितना बेहतर तरीके से सोसाइटी वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। तब तक लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो ये सब कीवर्ड्स इसको सीधे रट लीजिए। अब ये लॉजिक मान लेगी इन्होंने यही वर्ड क्यों दिया, बस इससे याद कर लीजिएगा। वेलफेयर का देखिए इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, तो एफ हो गया, तो वेलफेयर का याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका तो पता ही होगा। स्कार्सिटी वाला हो जाएगा रॉबिन्सन ने, ठीक है। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग का ऑप्शन देता है। पॉल सॉमनसन ने बोला ग्रोथ डेफिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने बोला कि जिस कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा तो उसको अच्छी इकोनॉमिकली बेस पर नहीं मतलब कहा जाएगा वो कंट्री को। तो पॉल सॉमनसन ने कहा ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स और अकॉर्डिंग टू मार्शल, अकॉर्डिंग रॉबिन्स पॉजिटिव साइंस और प्योर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मतलब दो तरह की इकोनॉमिक्स की स्टडी भी की जाती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबिन्सन किस कैटेगरी के थे, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? तो आप बोलिएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब ये सीधे फैक्चुअल बेस पे बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अभी आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, बस इसको सीधा फंडा याद कर लीजिए। रॉबिन्सन पॉजिटिव के लिए थे और मार्शल जो कि थे नॉर्मेटिव। मतलब ये सजेशन देते रहे कि ऐसा होना चाहिए। इट कम्स अंडर द नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, आइए इसमें पढ़ ही लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज पॉजिटिव साइंस। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? साइंस लिख रहा हूँ। तो पॉजिटिव साइंस भी कहा जाता है और नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये भी आइए समझ लेते हैं।
इसको ऐसे समझिए कि मैं 10 स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि जाओ अपने क्लास में ये ऑब्जर्व करके आओ कि कितने स्टूडेंट्स कल पिकनिक में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्वे करके आए तो सब बोले कि सर मेरे क्लास में मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ जाना चाहते हैं। तो सीधा फंडा फैक्चुअल डेटा मुझे मिल गया, यस वाले कितने लोग, नो कितने वाले हैं। तो जब कोई फैक्ट की बात करते हैं, जो चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो उस तरह की स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दैट्स ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। इसमें फैक्ट्स डेटा की बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन स्टेटमेंट जो होता है व्हाट इज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, व्हाट इज अगर वर्ड आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस बन रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव। तो ऑब्वियस बात है बोलना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो अक्सर आप लोग सोचते हो ये सब तो पढ़ा है, बट नज़रिया चेंज करना होता है आप लोग को। अगर जिस कंपटीशन की तैयारी करो उस कंपटीशन के हिसाब से अगर आपकी थिंकिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को आप उस नज़रिए से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम वापस आते हैं, व्हाट किस कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव में। नेक्स्ट लिखा है एक्सप्लेन एंड एनालिसिस, हम लोग इसमें करते हैं कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कारण, जैसे कारण होता है, रीजन इफेक्ट होता है, आर फॉर रीजन और ई फॉर इफेक्ट, ये सभी एनालिसिस किस में करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। टेस्टेबल और यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स होता है, ठीक है। अब कहा जाए कि सर अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे थे इसमें क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है तो ये सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, इसमें वैल्यू बेस्ड होता है। यहाँ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्स की बात नहीं होगी, ठीक है। व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे एक जज क्या करता है, सजेशन जजमेंट देता है कि इसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी सलाह देता है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो कि आपने, जैसे अब नीट का एग्ज़ाम जो हुआ 2026 में वो लीक हो गया, अब इसमें सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी बोले कि अब हम एयरफोर्स से भेजेंगे पेपर्स, ठीक है भैया भेज दो, एयरफोर्स लगा दो, तुम इंटरनेशनल एयरफोर्स लगा दो, बस लीक ना हो पेपर, मजाक थोड़ी ना है। तो जब हम लोग सजेशन की बात करते हैं तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो इसमें कीवर्ड्स होता है व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी, इसमें व्हाट विल बी आएगा, ठीक है। यहाँ व्हाट इज लिखा है या वो, इसमें व्हाट विल बी आएगा ना, विल बी क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है प्रोवाइड सोल्यूशन। देखो जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर कॉज डायग्नोसिस करता है, जो कारण पता कर लेता है, ये फैक्ट्स हो गया। अब जब उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये दवा खाओगे तो जाके आप सही हो जाएगा, तो इसलिए इसमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द वैल्यूज ओपिनियन एंड जजमेंट्स होते हैं इसमें। नॉट टेस्टेबल, इसमें टेस्टेबल नहीं होता भाई, जब तुमने जजमेंट दिया है कि ऐसा होना चाहिए, अब करो, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो दैट्स वाई इसलिए टेस्टेबल नहीं होता, ये टेस्टेबल होता है। तो ये सब कीवर्ड से स्टूडेंट बस आपको दिमाग बैठाने दे कि एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेज पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसने खर्च बढ़ाया है भाई, अगर 20,000 करोड़ खर्च किया और इस साल 25,000 करोड़ खर्च कर रही है हेल्थ पर, ठीक है। तो ये क्या फैक्चुअल डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फ्रांस इज हायर देन इन यूएसए, तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्रांस में ज़्यादा है कंपैरिजन टू यूएसए। यहाँ पे अच्छा इंडिया नहीं लिखा, नहीं तो 19,000 का फ़र्क दिख जाता। तो जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है। देखो यहाँ लिखा गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स को, उसको देना चाहिए था सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी। और इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस बाय हायर टैक्सेस ऑन हायर इनकम अर्नर्स। ये भी एक सजेशन है कि इक्वालिटी लाना है, जिस कंट्री में अनइक्वालिटी। अब जैसा अपना ही देश ले लो इंडिया की, आज के देश में, हमारे देश में इस समय कुछ ही परसेंटेज लोग हैं या 1 या 2% लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम वेल्थ है, संपत्ति धन है, बाकी लोगों के पास कम है कंपैरिजन टू 1-2%। तो ये क्या इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा कमाने वाले से ज़्यादा टैक्स लो, कम कमाने वाले से कम टैक्स लो, इससे इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके जब तुम सजेशन देते हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं।
सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, टाइप्स बोलेंगे या सेंट्रल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये समझिए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है। देखो हमारे देश में जब हम स्टडी करते हैं किसी सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना होगा कि हमारे सामने 3 प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। आप कहोगे सर पॉइंट नंबर 1 में क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एज्यूम करो इफ़ यू आर एन प्रोड्यूसर, तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम पूरे देश में एक प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, ये सोचोगे ना कि क्या बनाना है मुझे। तो आपके सामने चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में आएंगे कि हमें कैपिटल गुड्स बनाना है कि कंज्यूमर गुड्स बनाना है, आएगा कि नहीं। तो 2 कैटेगरी का सोचिए अभी गुड्स है कि हम कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स। स्टूडेंट्स कैपिटल गुड दोज आर गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम बोले मशीन, अब बोतल बनाने वाली मशीन है, अब उस मशीन को बनाओगे जिसके थ्रू फर्दर बोतल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे बोतल्स बनेंगे प्लास्टिक के या स्टील के, जिसके भी बने। तो आपने मशीन खरीदा या मशीन तो मशीन आपके लिए कैपिटल गुड्स हो गया। तो आप एक प्रोड्यूसर हो, आप मशीन ही बनाना शुरू कर रहे हो, ये कंज्यूमर तो यूज नहीं करेगा, बड़े बड़े फर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सा गुड्स बनाना चाहते हैं, तो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स आपके घर में आपके रूम में देखेंगे, आपके सीलिंग फैन होगा, वॉल फैन होगा, कूलर होगा, एसी भी लगा होगा, कुछ लोग में 2-2 एसी लगा होगा ज़्यादा गर्मी होगा तो वो जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स रहता है। तो आपके दिमाग में पहले चलेगा प्रोड्यूसर के दिमाग में कि हम कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर। ये पूछता है कि व्हाट कम्स अंडर द व्हाट टू प्रोड्यूस में, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर दोनों आता है, लेकिन चॉइस आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा इन व्हाट क्वांटिटी है, साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी बनाना है। अच्छा चलिए आपने सोच लिया कि हाँ सर हमें मशीन बनाना है, ठीक। कौन सी मशीन बनाना है, एआई मशीन बनाना है, जिसको हम पूरा स्ट्रक्चर देंगे, वो 3D बोतल बनाएगा, ठीक है। 3D में वो क्या बनाएगा, बोतल बनाएगा, 3D में 4D में वॉटेवर, ठीक है। अब आप सोचोगे ना वो मशीन बनाने के लिए हम कौन सा कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस आ जाएगा। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। स्टूडेंट्स फोकस करो, देखो लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि किसके थ्रू बनाओगे। हमारे देश में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। लाइक आज के समय में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एकदम लेबर से भी कम कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं। दैट्स वाई वो टीचर अपनी फुल एनर्जी उस क्लास में नहीं देता है, क्योंकि वो अब साइड इनकम की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उस इनकम से उसका एनफ घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फिलहाल यहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ता होता है, तो इसलिए आप लेबर कॉस्ट चूज करोगे। सर हाँ अगर हम यूएसए में होते हैं तो आपको कैपिटल गुड्स यूज करता होता है, कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन करोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हैवी मशीन, एडवांस मशीन सब अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लेबर को यूज करोगे तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ का एक नॉर्मल टीचर भी, मैं बार बार टीचर इसलिए बोला, हमारे देश का शिक्षा मंत्री महान है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है हमारे टीचर भी और बद से बदतर होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो फैसिलिटी, वो इन्वायरमेंट, वो स्टैंडर्ड मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से टीचर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और वही उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, ठीक है। वेल कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, अब थाली में हो तो झेलो उस थाली को। तो वेल हम यहाँ पे आते हैं लेबर इंटेंसिव बनाने की कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट लेबर से लो कॉस्ट में बनना है, मान लेते हैं वो 10 रुपीज़ पर यूनिट बना रहा है, और वही मशीन से बना रहे तो वो पड़ जा रहा है 15 रुपये पर यूनिट। तो ऑब्वियस बात है किसान लेबर को यूज करेंगे, हमें 10 रुपये में एक प्रोडक्ट बन जा रहा है, यहाँ 15 रुपया लग जा रहा है अब, ठीक है। लेकिन अगर यूएसए में हो सकता है कि वहाँ पे 100 रुपया एक लेबर ले रहा है, एक यूनिट बना रहा है, और वही वहाँ पर 18 रुपया लग रहा है, कितना 18 रुपया लग रहा है कैपिटल मशीन से बनाने में। तो ऑब्वियस बात है फिर आप मशीन को प्रेफरेंस दे दोगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आप ये सोचोगे कि लेबर इंटेंसिव से बनाना है कि कैपिटल इंटेंसिव से बनाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज द लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हो, अमीरों के लिए कि मिडिल क्लास के लिए कि गरीबों के लिए। अमीरों में अडानी अंबानी आ जाएंगे, वो तुम्हें खरीद लेंगे, तुमसे क्या बनवाएंगे, ठीक है।
तो तो यहाँ पे किसके लिए बना रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोडक्ट किसके लिए है। 3 कैटेगरी का है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हो सकता है तीनों के लिए बना, हो सकता है किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए बना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फोकस ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। हालांकि जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फेवरेबल थिंकिंग रखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब उतरते हैं तो कुछ इक्वालिटी नहीं दिखता है। सीधे वो उस प्रोडक्ट का बनाने की कोशिश करते हैं जो प्राइस ज़्यादा देता है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पॉइंट ऑफ से काम करते हैं। जैसे खान सर काम कर रहे हैं इतना बेहतरीन, लेकिन अंजना उनका से आके लीप पोत के चोखा कर दी उनके करियर को। हालांकि वो उभर के आएंगे, बाउंस बैक तो होना ही है, फिर जवाब मिलेगा उनको। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। क्या है बोले, क्या पता केस इधर हो आ जाए। हालांकि इतने तो फेमस है नहीं हम, फिर भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 2 तरीके ब्रांच हो जाएंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो ये पूछता है कि ब्रांचेस कितने हैं, तो बोलना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी क्या करते हैं मैक्रो में। देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देखो ये हम बना लेते हैं एक जंगल का एरिया। इस जंगल के छोटे पार्ट में अगर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि इसमें कितने तरीके के पेड़ हैं, कितने तरीके के फल हैं, इस छोटे वाले पार्ट में, तो इस तरह की स्टडी को बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये होल जंगल, पूरे कंप्लीट जंगल की स्टडी करने लगोगे, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक। प्रोसेस सेम रहेगा बट डिपेंड ऑन द साइज। इफ यू स्टडी द पर्टिकुलर पॉइंट, that is it's called microeconomics. When you study under the whole area, that is the macroeconomics. So let's start the meaning of microeconomics. The study of economic behavior of individual। या इंडिविजुअल, कोई इंसान की मैं बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल का मतलब कोई फर्म हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी होती है ना, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर हो सकता है, या हाउस होल्ड हो सकता है। तो इस तरह की स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक्स पर्सोना एज अ होल स्टडी करने लगते हैं। अब इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके थ्रू स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी भी करते हैं ये भी ध्यान दो। डिमांड स्टडी करते हैं। देखो आप लोग माइक्रो बुक पढ़े हुए तो उसमें डिमांड चैप्टर पढ़े होगे, सप्लाई पढ़े होगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़े होगे, फैक्टर प्राइसिंग पढ़े जिसमें कॉस्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म का, प्रोडक्शन पढ़े हुए, कंजम्पशन पढ़े हुए, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी है, ये सब स्टडी करते हो किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो मैक्रो इकोनॉमिक बुक उठा लो, उसमें इंडेक्स में देखो चैप्टर्स लिखे होंगे, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टोटल कंजम्पशन एंड सेविंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर और क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट थ्योरीज। अब इसके अंदर क्या क्या थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें अंदर कौन कौन से थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब पढ़ें। इसके कुछ लिमिटेशन है माइक्रो के, जैसे एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी विच इज़ अनरियलिस्टिक। जैसे आज की बात करें कि जैसे आज मोदी जी बोले कि हमारे देश में सबको रोजगार मिल गया है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा। सब संतुष्ट हैं, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा। धर्मेंद्र जी बोले कि ये पेपर अंडर नीट एंड क्लीन हुआ है, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा। मान ही नहीं पा रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है, जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक दिन सच में शेर आया, भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे समस्या चल रही है हमारे देश में। चलिए देखते हैं कहते हैं इसे हम बार बार थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, भाई सोसाइटी को ऑब्जर्व करो तो दिमाग में रहता है, तो मुँह जबान से निकल जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेशन क्या है, फैलेसी ऑफ कंजम्पशन, पॉलिसी ऑफ कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स आज आने अभी थोड़ा सा और बचा है इस स्लाइड का, इसको भी खत्म करते। पॉइंट नंबर 4 है, आजा हाँ इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
ओहो, हैंग कर रहा है क्या? चलिए बहुत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि एक बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे क्लास 12 में आप लोग पढ़ते हैं माइक्रो मैक्रो, आप जैसे ही यूजी में आते या पीजी में आते तो वहाँ पढ़ते बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये नेट के एग्जाम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल इकोनॉमिक्स। मैंने क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मार्जिनल इकोनॉमिक्स भी होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन में बन सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज़ कॉल्ड व्हाट? मार्जिनल इकोनॉमिक्स, या कुछ और 3 ऑप्शन दे देगा तो उनमें से कोई चूज करना पड़ेगा। तो वेल यहाँ लिखा है बिजनेस इकोनॉमी या मार्जिनल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथडोलॉजी टू गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम हो जा। प्लस कंट्रोल, अब सही है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें स्टडी करते हैं और उसकी एप्लीकेशन करते हैं और किसी की इकोनॉमिक थ्योरी को और मेथडोलॉजी को, जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन किसी का बिजनेस प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम लोग नेचर उसकी बात करें बिजनेस इकोनॉमी, ये साइंस एंड आर्ट है। साइंस एंड आर्ट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? ये हर जगह पे लिखा होता है साइंस है। साइंस का मतलब जब हम सिस्टमेटिक वे में किसी काम को करना शुरू करते हैं, दैट इज द साइंस। इसी वे, लेकिन जब आर्ट की बात करते हैं उसी काम को तरीका बदल दें, ठीक है, सिस्टम तो सेम रहेगा लेकिन काम करने के तरीका को बदल दें, रिजल्ट सेम आए लेकिन काम करने के को बदल दें, तो वो आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी आर्ट की बात होती है। नेक्स्ट इसका नेचर है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आप ध्यान रखना, बिजनेस इकोनॉमी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो, ठीक है, मैक्रो नहीं है। तो कौन सा है? बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी, नॉर्मेटिव नेचर, प्रिस्क्रिप्टिव रेदर देन द डिस्क्रिप्टिव। ये सब क्या है इसके नेचर? तो पूछ सकता है, क्वेश्चन बनेगा और इसके ये डेड लाइन लग देगा, बोले स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या असर्शन रीजनिंग कौन सा सही है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली रट लेना है कि ठीक है बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस एंड आर्ट करते हैं, ये माइक्रो बेस्ड इकोनॉमिक्स है, इनकॉर्पोरेट मैक्रो एनालिसिस करता है, बट माइक्रो मत करता, मैक्रो का पार्ट नहीं है, मतलब डायरेक्टली। ये नॉर्मल नेचर का साइंस नहीं है, इसमें साइंस इकोनॉमिक साइंस पॉजिटिव साइंस नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हो। जब जाते हो डॉक्टर के पास तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये खाओगे सही हो जाएगा, तो दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन। सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करेगी ये है आपको बीमारी, और दवा खा लो, आप ना खा सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट इसमें है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। स्कोप का मतलब होता है कितने एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमी इज इक्वल टू द माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इंटरनल माइक्रो एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट एलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा ऑपरेशनल या इंटरनल इशूज, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड करता है। देखो अब जब हम लोग माइक्रो मैक्रो में जब आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट या बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉइंट से, तो ये माइक्रो को हम लोग ऑपरेशनल या इंटरनल इशू भी बोलते हैं। माइक्रो या ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं? जिस चीज़ पे आपका फुल्ली कंट्रोल हो सके तो उसको कहते हैं माइक्रो, ठीक है। जिसमें हो गया साइज ऑफ फर्म, स्टॉक इन्वेंट्री डिसीजन, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन सिलेक्शन, ये आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो कि हमारा क्या होना चाहिए, फर्म का क्या साइज होना चाहिए, प्रोडक्शन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, प्राइसिंग क्या रखना चाहिए, ये सब तो
कंट्रोलिंग में आ जाते हैं, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ना हो सके उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, या इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स नॉट अंडर कंट्रोल, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल इश्यूज को हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना शुरू कर जाते हैं। बिजनेस साइकिल फेज, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर, दीज आर द uncontrolled factors and firm will adjust according to these factors, cannot change, these are factor but they can change according to these factors, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने उन स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को भेजिए जिनको ये सब्जेक्ट पसंद है या नेट के एग्जाम। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स।